गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आदित्य गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं ललित आदित्य राव आपका स्वागत करता हूँ। आज जो आप एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है 2011 की जनगणना। और 2011 की जनगणना को हम इस तरीके से पढ़ेंगे जिससे संपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाले हैं एग्जाम्स में वो कवर अप हो जाए, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे यूपी पुलिस का हो, चाहे यूपी एसआई का हो। हम किसी भी टॉपिक को ऐसा पढ़ेंगे कि जैसे हमें संपूर्ण जानकारी है उस टॉपिक की। तो समझिए, बताया गया, ये बताया गया कि जो 2011 की जनगणना है, अगर इससे हम पहले की बातें करने की कोशिश करें तो हम क्या देख पाएंगे? हम ये देख पाएंगे कि 300 BC के आसपास 300 BC के आसपास एक महाजनपद काल आया। महाजनपद काल आया। इस महाजनपद काल में एक मौर्य साम्राज्य था। इस मौर्य साम्राज्य का महाजनपद काल में एक मौर्य साम्राज्य था। इस मौर्य साम्राज्य का जो राजा था उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। इस चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था, चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था उसका नाम चाणक्य विष्णुगुप्त या कौटिल्य था। तो इसका जो प्रधानमंत्री था उसका नाम चाणक्य या विष्णुगुप्त कह लें या आप कौटिल्य कह लें। चाणक्य कह लें, विष्णुगुप्त कह लें या कौटिल्य कह लें, ये इसका प्रधानमंत्री था। इसने एक किताब लिखी, इस कौटिल्य ने एक बुक लिखी और उस बुक का नाम है अर्थशास्त्र। इस अर्थशास्त्र नाम की बुक में इसने क्या बताया है? अर्थशास्त्र नाम की बुक में इसने ये बताया कि मैंने कराधान के उद्देश्य से जनगणना करवाई। तो मौर्य साम्राज्य में इस अर्थशास्त्र में बताया गया है कि जनगणना कराई तो गई। जनगणना बता रहा है कि इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? कराधान। कराधान के उद्देश्य से इन्होंने क्या कराई? जनगणना कराई। दूसरी बात ये जानने को मिली कि एक लेखक और है जिसका नाम है अबुल फजल। एक लेखक और है जिसका नाम है अबुल फजल। और अबुल फजल कहाँ का निवासी है? तो अबुल फजल जो है वो आगरा का निवासी है। यानी कि इसका जन्म कहाँ से हुआ है? आगरा से हुआ है। इस अबुल फजल के बारे में बताया गया कि इसकी एक बुक है और बुक का नाम है आईने अकबरी। आईने अकबरी नाम की इसकी एक बुक है। इसने इस बुक में बताया है कि अकबर ने अपने राज्य में प्रशासनिक सुविधाओं के लिए जनगणना करवाई। इस आईने अकबरी नाम की बुक में इसने बताया है कि अकबर ने प्रशासनिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए जनगणना करवाई। अब दो समस्याएं ये आ रही हैं कि कराधान क्या है और प्रशासनिक उद्देश्य क्या है। जैसे यूएनओ का आंकड़ा आया है तो यूएनओ का आंकड़ा ये कहता है कि किसी भी राज्य में अगर पुलिस प्रशासन देखने को मिलता है तो ये कहता है 1 लाख पर 22 पुलिसकर्मी नियुक्त किए जाएंगे। 1 लाख अगर पॉपुलेशन है तो उस पर 22 पुलिसकर्मी नियुक्त किए जाएंगे। कराधान का मतलब बता रहा है कि धन के संचय
धन का जो रेगुलेशन होता है वो किस तरीके से होगा, इस उद्देश्य से इस विश्वगुप्त ने जनगणना करवाई। और इस अकबर ने क्या किया है कि प्रशासनिक उद्देश्य से क्या कराई है, जनगणना कराई है। ये तो हमें ये बातें जानने को मिली हैं कि ये प्राचीन काल की बातें हैं, जहां से हम जनगणना की शुरुआत कर सकते हैं, जहां से हम क्या कर सकते हैं, इस जनगणना की शुरुआत कर सकते हैं। आगे जानिए, आगे क्या कह रहा है कि अगर हम बात करें 15 अगस्त 1947 से पहले, अगर हम बात करें 15 अगस्त 1947 से पहले, तो इसका मतलब ये देखने को मिल रहा है कि हम अभी स्वतंत्र नहीं हुए हैं। अगर स्वतंत्र नहीं हुए हैं तो हम पर जो कंट्रोल है वो ब्रिटेन का है। तो हमारे समय में ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जब भी जनगणना की जाएगी तो वो जनगणना देखने को कैसी मिलेगी साहब, वो जनगणना जो होगी वो ब्रिटेन के उद्देश्य से देखने को मिलेगी कि ब्रिटेन कैसे जनगणना करा रहा है। तो हमें क्या देखने को मिला, पहली बात ये देखने को मिली स्वतंत्रता से पहले कि सन 1800 में ब्रिटेन में प्रथम जनगणना कराई गई। ये कह रहा है सन 1800 में ब्रिटेन में प्रथम जनगणना करवाई गई। सन 1800 में जो ब्रिटेन है इसमें प्रथम जनगणना करना देखने को मिली। ऐसा हम इसलिए पढ़ पा रहे हैं क्योंकि जो ब्रिटेन का कंट्रोल है उस समय वो इंडिया के ऊपर है। तो जो भी जनगणना कराई जाएगी प्रारंभ में वो ब्रिटेन के द्वारा कराई जाएगी। तो पहले ये जानना जरूरी है कि ब्रिटेन में जनगणना कब शुरू हुई है। तो हम ये जान पाए कि ब्रिटेन में सन 1800 के प्रारंभ में ही जनगणना प्रारंभ कर दी गई। अब दूसरी बात क्या बताएगी, दूसरी बात ये बताएगी कि एक ब्रिटेन का राजा होता है। ब्रिटेन में क्या होता है, राजा होता है, और उस राजा का नाम है जेम्स प्रिंसेप। उस राजा का नाम है जेम्स प्रिंसेप। इस जेम्स प्रिंसेप ने, ये जो राजा है इसका नाम है जेम्स प्रिंसेप। इस जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया है, जेम्स प्रिंसेप ने 1824 में इलाहाबाद में जनगणना करवाई। 1824 में इलाहाबाद में जनगणना करवाई। इसी जेम्स प्रिंसेप ने 1826 से लेकर 27 में 1826 से लेकर 27 में कहाँ जनगणना कराई साहब, बनारस में जनगणना कराई। बनारस, जिसको आप वाराणसी कह सकते हैं या काशी कह सकते हैं, यहां पर जनगणना करवाई। दूसरी बात क्या कह रहा है कि 1830 आते आते, दूसरी बात कह रहा है कि 1830 में हम क्या देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं कि जो इंडिया है, जो पाकिस्तान है और जो बांग्लादेश है, ये पहले क्या कहला रहा है, ये पहले इस समय 1830 में भारत कहला रहा था। तो भारत का एक शहर होता था, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तीनों मिलकर भारत कहला रहे थे। उस समय एक भारत का एक शहर होता था जिसका नाम था ढाका। ये क्या है, एक शहर है भारत का जो ढाका है। वर्तमान में ये ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। भारत का एक शहर जिसका नाम क्या है, ढाका है, जो वर्तमान में कहां पड़ता है, बांग्लादेश में पड़ता है। इस बांग्लादेश की यानी कि ढाका की, इस ढाका शहर की जनगणना, इस संपूर्ण शहर की जो जनगणना है वो हेनरी वॉल्टर ने की। कह रहा है कि जो ढाका है इस शहर की जो संपूर्ण जनगणना है, वो किसने की, एक व्यक्ति है जिसका नाम है हेनरी वॉल्टर। हेनरी वॉल्टर ने क्या किया, एक संपूर्ण शहर की जनगणना की।
तो हेनरी वॉल्टर को कहा जाता है जनगणना का जनक या जनगणना का पिता। तो इस हेनरी वॉल्टर को क्या कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं जनगणना का जनक या पिता। तो जनगणना का जनक या पिता किसको कह रहे हैं, हेनरी वॉल्टर को कह रहे हैं। क्यों कह पा रहे हैं, क्योंकि संपूर्ण शहर की जो जनगणना है वो हेनरी वॉल्टर साहब ने करी है। कहां, भारत का एक शहर होता था 1830 में ढाका, उसकी जनगणना की। वर्तमान में ढाका बांग्लादेश के राजधानी के रूप में जाना जाता है। इससे आगे और जानिएगा और क्या बताया गया, यहां तक आप नोट करिएगा, यहां तक आप नोट करिएगा। मैं मिटाता हूं, स्पेस नहीं है तो मैं मिटाता हूं, फिर आगे देखते हैं। आगे जाइए, आगे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, आगे ये कह रहा है कि द्वितीय चरण की जो जनगणना है, द्वितीय चरण की जो जनगणना है, इस जनगणना के बारे में बता रहा है कि इस जनगणना को 1836 से 37 में शुरू किया गया। 1836 से 37 में शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया साहब, तो बता रहा है कि इस जनगणना को फोर्ट सेंट जॉर्ज के द्वारा शुरू किया गया। इसको फोर्ट सेंट जॉर्ज के द्वारा शुरू किया गया। ये कह रहा है कि पहले चरण की जनगणना हम देख चुके हैं कि हेनरी वॉल्टर ने 1830 में ढाका शहर की जनगणना की है। अब जनगणना की दूसरे चरण की बात कर रहा है, तो दूसरे चरण की जो जनगणना है, जो दूसरे चरण की जनगणना है वो हेनरी किसके द्वारा, सेंट जॉर्ज के द्वारा शुरू की गई है। दूसरी बात क्या कह रहा है कि अगर इस जनगणना को और जानने की कोशिश करें तो दूसरी बात हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये कह रहा है कि 1800 के आसपास सरकार किसकी है, भारत में ब्रिटेन की है। तो कह रहा है कि 1849 में, दूसरी बात कह रहा है कि 1849 में भारत सरकार का मतलब क्या है, ब्रिटेन सरकार। भारत सरकार का मतलब क्या है 1849 में, ब्रिटेन सरकार। ब्रिटेन सरकार ने एक आदेश दे दिया कि स्थानीय यानी कि लोकल स्तर पर भी क्या की जाएगी, जनगणना की शुरुआत की जाएगी और ये जनगणना पंचवर्षीय होगी। ये कह रहा है कि 1849 में भारत सरकार ने आदेश दिया कि जनगणना स्थानीय स्तर पर शुरू हो और वो भी कैसा, पंचवर्षीय। स्थानीय स्तर पर पंचवर्षीय जनगणना शुरू करने की बात कही गई। यहां तक तो हमें कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। हमें ये अब तक जो बातें जान पाए हैं वो ये जब समझ पाए हैं कि जनगणना की हम बात पढ़ रहे हैं। हमने पहले पढ़ा है कि प्राचीन काल से जनगणना कैसे शुरू हो रही है, फिर हम ब्रिटेन के साम्राज्य में जनगणना देखते चले आ रहे हैं कि ब्रिटेन ने हमारे ऊपर कंट्रोल है तो कैसे जनगणना शुरू करवाई है भारत में। तो इसके बाद आगे जो जानना है, आगे ये जानना है कि विश्व में प्रथम जनगणना की शुरुआत कहाँ हुई। दूसरी बात कह रहा है कि विश्व में प्रथम जनगणना की शुरुआत, विश्व में प्रथम जनगणना की शुरुआत 1749 में, कब साल,
1749 में स्वीडन में कराई गई। विश्व की प्रथम जनगणना की बात कर रहा है कि 1749 में ये स्वीडन के द्वारा कराई गई। विश्व की प्रथम जनगणना 1749 में स्वीडन के द्वारा कराई गई थी। स्वीडन के बारे में क्या कह रहा है कि जो स्वीडन है, स्वीडन कौन से महाद्वीप में पड़ता है साहब? तो स्वीडन के बाद बता रहा है कि स्वीडन जो है वो यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। इस स्वीडन की जो राजधानी है वो है स्टॉकहोल्म। स्वीडन की जो राजधानी है वो है स्टॉकहोल्म। इसकी जो मुद्रा है वो क्या है साहब? क्रोना। इसकी जो मुद्रा है वो क्या है साहब? क्रोना। तो कह रहा है कि विश्व में अगर पहली जनगणना की बात कर रहे हैं तो ये पहली जनगणना 1749 में स्वीडन के द्वारा कराई गई। और ये जनगणना के बाद कह रहा है कि ये जो स्वीडन के द्वारा जनगणना कराई गई है ये आधुनिक विश्व की प्रथम जनगणना है। ये कह रहा है कि ये जनगणना आधुनिक विश्व की प्रथम जनगणना है। आधुनिक विश्व की ये प्रथम जनगणना है जो स्वीडन के द्वारा कराई गई। अगर हम ये बात कहें कि भारत में जनगणना की बात करी जाए तो कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब देखने को मिलेगी? ये कह रहा है भारत में सर्वप्रथम जनगणना, कह रहा है भारत में सर्वप्रथम जनगणना। तो दो टाइप से आपको वो कंफ्यूज करेगा और आप कंफ्यूज होगे। दो टाइप से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा और आप कंफ्यूज होगे। तो दो डेट क्या बताता है? एक बताता है कि जो जनगणना है वो 1872 में प्रारंभ की गई और दूसरा कहता है कि 1881 में प्रारंभ की गई। दोनों ही किताबों में कंफ्यूजन देने की कोशिश करता है। कोशिश नहीं करता है, वो देता ही देता है। तो 1872 की जनगणना में क्या कह रहा है? इस जनगणना में कह रहा है कि ये जो जनगणना है ये भारत की प्रथम जनगणना है। भारत की प्रथम जनगणना है। ये जो जनगणना है ये भारत की प्रथम जनगणना है। ये कह रहा है कि इस जनगणना की जो शुरुआत है, इस जनगणना की जो शुरुआत है उस समय जो गवर्नर जनरल है या जिसको आप वायसराय कह सकते हैं, क्योंकि 1857 के बाद गवर्नर जनरल जैसा पद जो है वो समाप्त हो गया और वायसराय जैसा पद देखने को मिल गया। 57 से तो आगे पढ़ रहे हैं 72 में, तो वायसराय कह सकते हैं। तो कह रहा है कि जो गवर्नर जनरल या वायसराय है उस समय जो हुआ करता था उसका नाम था लॉर्ड मेयो। तो जो गवर्नर जनरल या वायसराय था इसके समय में जनगणना प्रारंभ हुई, उसका नाम था लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के समय में पहली बार इंडिया में जनगणना देखने को मिली 1872 में। दूसरी बात कह रहा है कि ये जो जनगणना नीचे वाली आप देख रहे हैं, ये कह रहा है कि पहली जनगणना का और सुन लीजिए। पहली जनगणना में क्या कह रहा है? 1872 की जनगणना में कोई भी जनगणना आयुक्त नहीं बनाया गया। दूसरी बात कह रहा है इस जनगणना में जो जनगणना आयुक्त है, जनगणना आयुक्त है, ये कोई भी जनगणना आयुक्त नहीं देखने को मिला। दूसरी बात क्या कह रहा है कि अगर हम 1881 की जनगणना की बात करें, 1881 की जनगणना की बात करें तो ये कह रहा है कि इस जनगणना के समय जो गवर्नर जनरल या जो वायसराय है, वायसराय, गवर्नर जनरल या जो वायसराय हैं उनका नाम है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन, इनके द्वारा या इनके प्रारंभ में ये वायसराय हैं, इनके समय में ये जनगणना कराई गई। और इसके विषय में कह रहा है कि ये जो जनगणना है ये जनगणना की कह रहा है कि इसमें जो जनगणना आयुक्त बनाए गए, इसमें जो जनगणना आयुक्त बनाए गए उनका नाम क्या था? WC प्लोडेन। उनका नाम था WC प्लोडेन। जो जनगणना आयुक्त बनाए गए, कहेगा भारत में पहले जनगणना आयुक्त कौन थे? तो WC प्लोडेन थे जो 1881 की जनगणना के जनगणना आयुक्त बनाए गए थे। दूसरी बात कह रहा है कि ये जो जनगणना देख रहे हैं 1881 की, ये कह रहे हैं कि ये कैसी जनगणना है?
भारत की प्रथम विधिवत और क्रमवार जनगणना है। ये जो जनगणना आप देख रहे हैं 1881 की, ये कह रहा है कि जो 1881 की जनगणना है, ये भारत की प्रथम विधिवत और क्रमवार जनगणना है। भारत की प्रथम विधिवत और पहली क्रमवार जनगणना है। कैसी जनगणना है? पहली विधिवत और क्रमवार जनगणना है साहब। दूसरी बात क्या कहने की कोशिश कर रहा है? ये कह रहा है कि जो पहली जनगणना आप देख रहे हैं, ये क्रमवार जनगणना जो आप देख रहे हैं, ये जनगणना भारत की जनगणना तो है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्रों को छोड़ दिया गया, इस जनगणना में शामिल ही नहीं किया गया। प्रारंभ में हम क्या देखते हैं? हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि भारत में कुछ विदेशी आए, उन्होंने फैक्ट्रियां लगाई, व्यापार के लिए फैक्ट्रियां लगाई और धीरे धीरे कब्जा करने लगे। उन कब्जा करने वालों में सबसे जो आगे था वो ब्रिटेन था। तो कह रहा है कि कुछ ऐसे और लोग थे, जैसे इस जनगणना में कश्मीर, पुर्तगाल, डच, फ्रेंच के उपनिवेश, डच फ्रेंच के उपनिवेश, इनको छोड़कर इनको छोड़ दिया गया इस जनगणना में। इन जगह जनगणना देखने को नहीं मिली। यानी कि जो 1881 की जनगणना है, इसमें कश्मीर, डच, फ्रेंच और पुर्तगाल के जो उपनिवेश होते थे, इन उपनिवेशों को छोड़कर जनगणना कराई गई। यहां तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं जब तक पीछे होता हूं। ठीक है, आगे जाना है। आगे जानने की कोशिश करते हैं। आगे क्या कह रहा है कि हम क्या देखते हैं? हम भारत में ये देख पाते हैं कि भारत में जो जनगणना होती है वो 10 वर्ष में होती है। भारत में जो जनगणना होती है वो 10 वर्ष में होती है। तो हमने 10 वर्षीय जनगणना का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे अपनाया? तो कह रहा है कि विश्व में प्रथम दशकीय जनगणना की शुरुआत किसने की? विश्व में प्रथम दशकीय जनगणना की शुरुआत, कह रहा है कि विश्व में दशकीय जनगणना की शुरुआत 1790 में किसने शुरू की? अमेरिका ने। पहली जो दशकीय जनगणना है वो कहां पर कराई गई? अमेरिका में कराई गई, यानी कि यूएसए के द्वारा इसको शुरू किया गया। यूएसए का अलग से कॉन्टिनेंट है। यूएसए की जो राजधानी है वो क्या है? वॉशिंगटन डीसी है। वॉशिंगटन डीसी है। डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है। ये कह रहा है कि जो डीसी है ये पोटोमैक नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? पोटोमैक नदी के किनारे बसा हुआ है। इसकी जो मुद्रा है वो डॉलर है। इसकी जो मुद्रा है वो डॉलर है। यहां तक तो कोई समस्या नहीं। यानी कि हमारे यहाँ जो दशकीय जनगणना का कंसेप्ट देखने को मिल रहा है वो हमने कैसे ले रखा है साहब, कि वो अमेरिका की तर्ज पर एक्सेप्ट कर रखा है। अब अगर हम जनगणना के क्रम को जानने की कोशिश करें, क्या जानने की कोशिश करें? जनगणना का क्रम।
जनगणना का क्रम जानने की कोशिश करें तो हमें क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले ये देखने को मिलेगा, पहली जनगणना 1872 में कराई गई। इसके बाद जो अगली जनगणना है वो कब कराई गई? 1881 में कराई गई। यानी कि इन जनगणना में हम देख रहे हैं कि अंतर जो है वो 9 वर्ष का है। क्या है साहब? जो अंतर है वो कितने समय का दिख रहा है? 9 वर्ष का। यानी कि पहली दो जो जनगणना है 1872 और 81 की, इनमें जो अंतर है वो 9 वर्ष का है। पहली जनगणना में क्या बताने की कोशिश कर रहा है? ये कह रहा है कि ये भारत की प्रथम जनगणना है। ये भारत की प्रथम जनगणना है। 1881 की बात कर रहा है तो ये कह रहा है कि ये भारत की प्रथम दशकीय जनगणना की शुरुआत है। दशकीय जनगणना की शुरुआत है। दूसरी बात क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि ये कह रहा है कि ये जो 1851 की जनगणना है ये किस किस को छोड़कर कराई गई? तो कह रहा है कश्मीर, पुर्तगाल, डच, फ्रेंच, डेनिश के उपनिवेशों को, इनके उपनिवेशों को छोड़कर ये जनगणना कराई गई। इसके बाद अगली जनगणना 10 वर्ष बाद होगी। यानी कि अगली जनगणना कब होगी साहब? 1891 में अगली जनगणना आपको देखने को मिलेगी। ये कह रहा है इस जनगणना में क्या किया गया? इस जनगणना में 100% कवरेज का प्रयास किया गया। इस जनगणना में 100% कवरेज का प्रयास किया गया। यानी कि ये कहा गया कि इस जनगणना में हम पूरे भारत की जनगणना को शामिल कर सकते हैं। यानी कि संपूर्ण भारत की जनगणना क्या करेंगे? इसमें करेंगे। लेकिन इसमें क्या किया गया जनगणना में? दूसरा काम क्या देखने को मिला साहब? तो ये कह रहा है कि इस जनगणना में कह रहा है कि बर्मा का ऊपरी हिस्सा जम्मू कश्मीर या कश्मीर लिख सकते हैं, कश्मीर, दूसरा लिख सकते हैं सिक्किम, दूसरा क्या लिख सकते हैं? सिक्किम को शामिल किया गया। यानी कि 1891 की जनगणना में बर्मा के ऊपरी हिस्से जम्मू कश्मीर, सिक्किम को शामिल किया गया। इसके बाद जो अगली जनगणना है वो कब देखने को मिलेगी? 10 वर्ष बाद देखने को मिलेगी। यानी कि 91 के बाद कब देखने को मिलेगी? 1901 में ये जनगणना देखने को मिलेगी। इस जनगणना में क्या बता रहा है कि इस जनगणना में कह रहा है कि पहले 1901 तक हम क्या देख पा रहे हैं? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान एक ही है। तो ये कह रहा है कि इस 1901 की जनगणना में बलूचिस्तान को शामिल किया गया। ये जनगणना कहां देखने को मिली? तो कह रहा है कि बलूचिस्तान, राजपूताना, और कह रहा है अंडमान निकोबार, बलूचिस्तान, राजपूताना, अंडमान निकोबार, संपूर्ण बर्मा, और कह रहा है बलूचिस्तान, राजपूताना, अंडमान निकोबार, संपूर्ण बर्मा, और कह रहा है कश्मीर के सुदूर इलाके जो 1851 की जनगणना में छूट गए थे, इनमें से कह रहा है कि कश्मीर के दूरस्थ इलाके उनकी भी जनगणना करा दी गई। ये कह रहा है कश्मीर के सुदूर इलाके इस जनगणना में क्या किए गए? शामिल किए गए। इस जनगणना में शामिल
किए गए। दूसरी बात, इसके बाद जो जनगणना कौन सी आएगी, वो कौन सी आएगी साहब, तो कह रहा है इसके बाद जनगणना आएगी 1911 की। इसके बाद जो जनगणना आएगी वो क्या है, 1911 की। इस जनगणना में आपको कुछ याद नहीं करना है। अगली कह रहा है कि इसके बाद जो जनगणना देखने को मिलेगी वो कौन सी होगी, 1921 की जनगणना। 1921 की जनगणना में क्या कह रहा है कि इसको क्या कहा गया, द ग्रेट डिवाइडिंग या महाविभाजक वर्ष कहा गया। 1921 की जनगणना को द ग्रेट डिवाइडिंग या महाविभाजक वर्ष कहा गया। आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि द ग्रेट डिवाइडिंग ईयर किसको कहते हैं जनगणना में, तो 1921 की जनगणना को कहते हैं, या महाविभाजक वर्ष किसको कह रहे हैं, तो 1921 की जनगणना को कह रहे हैं। अगली जनगणना जो देखने को मिलेगी साहब, वो कब देखने को मिलेगी, तो अगली जनगणना के बारे में बता रहा है कि अगली जो जनगणना है, अगली जो जनगणना है वो आपको कब देखने को मिलेगी, 1921 तक तो पढ़ ही लिया आपने, तो अगली है 1931। अगली जनगणना कब देखने को मिलेगी, 1931। 1931 के बाद जनगणना कब देखने को मिलेगी, 1941, 10 वर्षीय। इसके बाद जनगणना कब देखने को मिलेगी, फिर 10 वर्ष बाद 1951। कब देखने को मिलेगी, 1951। तो 1951 के बारे में क्या कह रहा है, ये कह रहा है 1951 की जो जनगणना है, ये कह रहा है कि ये स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना है। तो ये कह रहा है कि ये जनगणना कैसी है, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना है। ये जनगणना स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना है। अगर दूसरी तरफ देखने की कोशिश करें तो हम ये देख पाएंगे 81, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी कि ये संपूर्ण भारत की 9वीं जनगणना है। ये भारत की 9वीं जनगणना है। ये स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना है और संपूर्ण भारत की ये 9वीं जनगणना है। यहां तक तो कोई भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो जनगणना देखने को मिलेगी वो कब देखने को मिलेगी, तो कह रहा है कि 1961 में ये जनगणना देखने को मिलेगी। 1961 की जनगणना में क्या देखा गया, तीव्र नगरीकरण देखा गया। इस जनगणना में क्या देखा गया, तो कह रहा है कि तीव्र नगरीकरण देखा गया। 1861 की जनगणना में तीव्र नगरीकरण देखा गया। यहां से तीव्र नगरीकरण की शुरुआत हो गई। 1851 के बाद 61 के बाद कह रहा है कि जो अगली जनगणना देखने को मिलेगी, 61 के बाद कब देखने को मिलेगी साहब, तो कह रहा है कि अगली जनगणना देखने को मिलेगी आपको 1971 में। 61 के बाद कब देखने को मिलेगी साहब, 1971 में ये जनगणना देखने को मिलेगी। तो इस जनगणना में आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अगली जनगणना जो देखने को मिलेगी फिर 10 वर्ष बाद, तो 1981 की जनगणना है। इस जनगणना में भी आपको क्या देखना है, तो इस जनगणना में ये बताया गया कि कौन व्यक्ति साक्षर होगा। तो कहा कि जिस व्यक्ति की उम्र 4 वर्ष हो गई है वो व्यक्ति भारत में साक्षर कहलाएगा। तो इसमें कहा 4 वर्ष उम्र का व्यक्ति क्या हो सकता है, साक्षर होगा। 4 वर्ष का व्यक्ति क्या होगा, साक्षर होगा। अंग्रेज जब कहते थे कि तुम अनपढ़ हो अनपढ़ हो अनपढ़ हो, तो सही कह रहे थे, गलत नहीं कह रहे थे। इसलिए कह रहे थे कि 1981 आ गया और तुम्हारे दिमाग में भी ये चल रहा है कि 4 वर्ष का बच्चा जो है वो साक्षर हो जाएगा। अजीब हो है ना। तो कह रहा है कि फिर इसके साथ क्या किया गया कि अगली जनगणना आई। तो अगली जनगणना कब आई, 1991 में आई।
1991 में क्या किया गया, तो गलती हो रही थी 4 वर्ष करके, इसमें कहा गया कि यदि बच्चे की उम्र या व्यक्ति की उम्र 7 वर्ष हो गई है तो ऐसा व्यक्ति साक्षर माना जाएगा। तो इसमें कहा गया कि 7 वर्ष का व्यक्ति साक्षर होगा। इसमें कहा गया कि जिसकी उम्र 7 वर्ष हो गई है ऐसा व्यक्ति साक्षर होगा। अगली बात क्या बताई गई, अगली बात ये बताई गई कि 1991 के बाद जनगणना कौन सी देखने को मिलेगी, 2001। और 2001 की जनगणना के जो जनगणना आयुक्त बनाए गए उनका नाम था जयंत कुमार। इसके बारे में बता रहा है कि 2001 की जो जनगणना है इसके जो जनगणना आयुक्त हैं उनका नाम है जयंत कुमार। जनगणना आयुक्त का नाम क्या था, 2001 की जनगणना के जनगणना का आयुक्त का नाम था जयंत कुमार। यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगली बात क्या कह रहा है, अगली बात ये कह रहा है कि 2001 हो गया तो फिर 10 वर्ष का गैप होगा, तो अगली जनगणना कौन सी होगी, 2011 की जनगणना होगी, जो हमारा मुख्य टॉपिक है। अब हम पहुंच पाए हैं 2011 की जनगणना तक, ठीक है ना। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और मैं थोड़ा सा पीछे हो जाता हूं। समझिएगा, जाने इसमें क्या बताया गया आगे से, आगे कह रहा है कि अगर हम 1951 की जनगणना की बात करें, अगर हम 1951 की जनगणना की बात करें तो हम क्या देख पाते हैं, हम ये देख पाते हैं ये जो जनगणना है वो स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है साहब, प्रथम जनगणना है। तो इसमें हम ये देख पाते हैं कि ये स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना है, ये स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना है। दूसरी बात हम क्या देख पाते हैं, दूसरी बात हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो जनगणना है, ये जो जनगणना आप देख रहे हैं, दूसरी बात ये देख पा रहे हैं कि ये जनगणना जो आप देख रहे हैं इसके विषय में बता रहा है कि ये जनगणना भारत की कौन सी जनगणना है, भारत की कौन सी जनगणना है। तो आपने अभी क्या पढ़ा, जनगणना कहां से स्टार्ट हुई, 1872 के बाद 1881 के बाद 1891 के बाद 1901 के बाद 1921 11 के बाद 1921 के बाद 1931 के बाद 1941 के बाद 1951, ये वाली की बात कर रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये जनगणना भारत की 9वीं जनगणना है। ये जनगणना भारत की 9वीं जनगणना है। याद करना सिंपल सा है, इन दोनों के बीच में केवल ये याद रखना है कि 9 वर्ष का अंतर है, बाकी की सब में जो देखेंगे आप 10-10 वर्ष का अंतर देखने को मिलेगा। तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना के बारे में बता रहा है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 की जनगणना है, और जनगणना के विषय में बता रहा है कि जो जनगणना है वो 9वीं जनगणना है। कह रहा है कि ये भारत की 9वीं जनगणना है। दूसरी बात कह रहा है कि दूसरी बात ये कह रहा है कि एक होता है जनगणना और एक होती है जनसंख्या। जनगणना और जनसंख्या दोनों ही अलग चीजें हैं। ये कह रहा है कि जो जनसंख्या है, जो जनसंख्या है
वो भारतीय संविधान में टोटल मारकर 12 अनुसूची हैं और 12 अनुसूची में जो 7वीं अनुसूची है उस 7वीं अनुसूची के अंदर 3 सूची हैं। 3 सूचियों में बता रहा है कि एक समवर्ती सूची है, उस समवर्ती सूची में जनसंख्या को रखा गया है। तो कह रहा है कि जनसंख्या जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। जो जनसंख्या है वो समवर्ती सूची का विषय है, लेकिन जो जनगणना है वो संघ या केंद्र सूची का विषय है। संघ या केंद्र सूची का विषय है। जो जनगणना है वो संघ या केंद्र सूची का विषय है। जो जनगणना है वो संघ या केंद्र सूची का विषय है। दूसरी बात क्या कह रहा है? दूसरी बात ये कह रहा है कि आप 1951 में जनगणना करा रहे हैं, लेकिन कह रहा है कि जनगणना कराने का आपके पास आधार क्या है। जनगणना जो आप करा रहे हैं, इस जनगणना को कराने का आपके पास कोई आधार तो होना चाहिए। तो कह रहा है जनगणना कराने का आधार है जनगणना अधिनियम 1948। जनगणना कराने का जो आधार है वो है जनगणना अधिनियम 1948 है। दूसरी बात कह रहा है कि जो जनगणना है वो कह रहा है कि ये किस मंत्रालय के तहत आएगी। जो जनगणना है ये किस मंत्रालय के तहत आएगी? तो कह रहा है जनगणना गृह मंत्रालय के तहत आएगी। जो जनगणना है ये कौन कराएगा साहब? गृह मंत्रालय कराएगा। और कह रहा है कि वर्तमान में जो गृह मंत्री है वो कौन है साहब? तो गृह मंत्री का नाम है अमित शाह। जो वर्तमान में गृह मंत्री हैं उनका नाम क्या है साहब? अमित शाह है। इनके अंतर्गत जनगणना आती है। ये कह रहा है कि ये जनगणना इनके अंतर यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत कब से आ गई है? तो आप बताएंगे 1961 से। 1961 से ये हो गया है कि जनगणना गृह मंत्रालय के अंतर्गत आएगी, या जनगणना की जो रूपरेखा है वो कौन तैयार करेगा? गृह मंत्रालय तैयार करेगा। तो कह रहा है कि 1961 से ये प्रारंभ हो गया है कि जनगणना की रूपरेखा गृह मंत्रालय तय करेगा। जनगणना की जो रूपरेखा है वो 1961 से गृह मंत्रालय तय करेगा। दूसरी बात क्या बता दी गई है? दूसरी बात ये बता दी गई है कि 1961 से ही ये कह दिया गया है कि जो जनगणना है, जनगणना के लिए एक अलग से विभाग की स्थापना कर दी गई। 1961 से जनगणना के लिए एक अलग से विभाग की स्थापना की गई। ये कह रहा है कि जो जनगणना के आंकड़े इंडिया में देता है, जो जनगणना के आंकड़े इंडिया में देता है वो कौन देता है? एनएसएसओ। जनगणना के आंकड़े जो इंडिया में प्रोवाइड करा रहा होता है वो कौन करा रहा होता है साहब? एनएसएसओ जनगणना के आंकड़े प्रोवाइड करा रहा होता है। तो हमने क्या जाना है? हमने जाना है कि प्रथम जो स्वतंत्र भारत की जनगणना है वो 1951 की है। इसके बाद जो जनगणना देखने को मिलेंगी उनके बारे में हमें अभी और चर्चा करनी है। 51 हमने पढ़ ली है। अब हमारा सीधा टारगेट होगा 2011 की जनगणना। फ्रेश सा हेडिंग है आपका 2011 की जनगणना। इसको मैं मिटा दूं। 2011 की जनगणना, इसमें क्या बताया गया 2011 की जनगणना? समझिए, तो इसमें बताया गया कि जब भी जनगणना होती है तो उसका शुभंकर मस्कट या लोगो तैयार किया जाता है।
तो कह रहा है 2011 की जनगणना का जो शुभंकर था उसका नाम था प्रगणक शिक्षिका। उसका जो शुभंकर या लोगो था उसका नाम था प्रगणक शिक्षिका। ये कह रहा है कि इस जनगणना, ये जो जनगणना आप देख रहे हैं, इस जनगणना के जो जनगणना आयुक्त थे इस जनगणना के जो जनगणना आयुक्त थे, उन जनगणना आयुक्त का नाम क्या था साहब? तो कह रहा है कि उनका नाम था डॉक्टर सी चंद्रमौली। डॉक्टर सी चंद्रमौली। अगर हम बात कर दें यहीं पर 1951 की जनगणना के आयुक्त कौन थे? 1951 की जनगणना के आयुक्त कौन थे? तो उनका नाम क्या था? 1951 की जनगणना के आयुक्त कौन थे? R.A. गोपाल स्वामी। R.A. गोपाल स्वामी 1951 की जनगणना के जनगणना आयुक्त थे। दूसरी बात कह रहा है कि जो 2011 की जनगणना है, जो 2011 की जनगणना है, इस जनगणना में बता रहा है कि 2011 की जनगणना में बता रहा है कि इस जनगणना का जो आदर्श वाक्य था वो क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसमें कह रहा है कि इसका जो आदर्श वाक्य था वो क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य इस जनगणना का आदर्श वाक्य था। दूसरी बात क्या कह रहा है? दूसरी बात कह रहा है कि इस जनगणना का जो आदर्श वाक्य था वो क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। अगली बात क्या बताने की कोशिश कर रहा है? ये कह रहा है कि इस जनगणना के बारे में, जो 2011 की जनगणना है, इसको कह रहा है कि 31 मार्च सन 2011 को गृह मंत्रालय के सचिवालय के द्वारा इसको क्या कर दिया गया? क्या करवा दिया गया? गृह मंत्रालय के सचिवालय के द्वारा इसको जारी करवा दिया गया। 11 को गृह मंत्रालय के सचिव ने इसे जारी किया। गृह मंत्रालय के सचिव ने इसको क्या कर दिया? जारी कर दिया। अगली बात क्या बताएगी? इस जनगणना में हमें देखने को क्या मिला कि जैसे ही जनगणना जारी हुई तो हमें पहली बात क्या देखने को मिली? ये देखने को मिली कि ये जनगणना वर्तमान में देखने को मिलती है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में क्या है? 28 स्टेट हैं और 8 क्या हैं? यूटी हैं। इनमें हमें ये क्या देखने को मिला? इनमें हमें सिंपल सी चीज देखने को ये मिली कि इस जनगणना में जो टोटल जिला शामिल किए गए हैं उनकी संख्या 640 है और इस जनगणना में जो नगर शामिल किए गए हैं उनकी संख्या 7936 है। इस जनगणना में जो ग्राम शामिल किए गए हैं, जो गांव शामिल किए गए हैं, वो 6.41 लाख गांव शामिल हैं और इन सब में ये बताया गया कि जो टोटल पॉपुलेशन है, इनमें जो टोटल जनसंख्या है, इनमें जो टोटल जनसंख्या है 121.08 करोड़ है। इनमें जो टोटल पॉपुलेशन है वो 121.08 करोड़ पॉपुलेशन क्या है? इनमें देखने को मिली। यहां तक तो कोई भी समस्या नहीं है, यहां तक हमें कोई भी समस्या नहीं देखने को मिली। इस जनसंख्या में दूसरी बात क्या बताएगी? इसमें दो बातें और कह दी गई। इसमें दो बात क्या कह दी गई? ये कह दिया गया कि इसमें जो नगरीय जनसंख्या है,
इसमें जो नगरीय जनसंख्या है उस नगरीय जनसंख्या को बताया गया 31.3%। 31.3% क्या है, नगरीय जनसंख्या है। इसी में बताया गया कि ग्रामीण जनसंख्या भी है, ग्रामीण जनसंख्या भी है। और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है साहब, 68.9% क्या है, ग्रामीण जनसंख्या है। 68.9 क्या है साहब, ग्रामीण जनसंख्या है। दूसरी बात, इस जनगणना में क्या बताई गई, इसमें यह बताया गया कि अगर हम बात करें साक्षरता की, अगर हम बात करें साक्षरता की, तो साक्षरता में हमें यह बताया गया कि भारत में 73% क्या है, साक्षरता है। भारत में 73% लोग क्या हैं, पढ़े लिखे हैं। दूसरी बात बताई गई कि अगर साक्षरता को और थोड़ा सा करने की कोशिश करें तो साक्षरता को हम ये बता सकते हैं कि महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी हैं और पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं। तो कह रहा है कि जो मेल है, जो मेल है वो 80.9% पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो फीमेल है वो 61.6% पढ़ी लिखी हैं। टोटल साक्षरता 73% है। पुरुष जो है वो 80.9% पढ़े लिखे हैं, जो महिलाएं हैं वो 61.6% की क्या है, पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। यहां तक तो कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे जानते हैं आगे क्या बता रहा है। आगे जानिएगा आगे क्या बता रहा है। आगे ये कह रहा है कि अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से जानने की कोशिश करें, क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से कह रहा है कि जो सबसे बड़ा राज्य है, जो सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल के हिसाब से अगर राज्य की बात कर रहे हैं तो कह रहा है कि जो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है, और सबसे जो छोटा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से वो गोवा है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे जो छोटा राज्य है वो गोवा है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से ही हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, क्षेत्रफल के हिसाब से हम किसकी बात करें साहब, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, तो आपको क्या देखने को मिला, क्षेत्रफल के हिसाब से केंद्र शासित प्रदेश में ये देखने को मिला कि सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल के हिसाब से केंद्र शासित प्रदेश है वो है अंडमान निकोबार। लेकिन सबसे छोटा कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो वो है लक्षद्वीप। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा कौन सा है साहब, तो लक्षद्वीप है। तो हमने क्या जाना है कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, छोटा राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। आगे कह रहा है कि अगर हम जनसंख्या के हिसाब से जाने, जनसंख्या के हिसाब से जानने की कोशिश करें राज्य में, तो कह रहा है सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो कहां रहती है साहब, उत्तर प्रदेश में। सबसे कम जनसंख्या कहां रहती है साहब, सिक्किम में। सबसे कम जनसंख्या कहां रहती है साहब, सिक्किम में। अगर दूसरी बात यही जानने की कोशिश करें कि अगर हम यूटी की बात करें, यूटी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश, यूटी में बताया गया कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां रहती है साहब, तो बताया गया कि दिल्ली में। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां रहती है, दिल्ली में। सबसे कम जनसंख्या कहां देखने को मिलेगी साहब, लक्षद्वीप में। सबसे कम जनसंख्या कहां देखने को मिलेगी साहब, तो बताया गया सबसे कम जनसंख्या देखने को मिलेगी आपको लक्षद्वीप में, सबसे कम जनसंख्या देखने को मिलेगी। आगे क्या बताया गया, आगे बताया गया कि अगर हम ये कहें, अगर हम
ये जानने की कोशिश करें कि जो साक्षरता है, जो साक्षरता है, और वो भी किसकी, राज्य की, साक्षरता जानने की कोशिश करें राज्य की, तो हमें एक बात समझ में आई है कि राज्यों में सबसे जो ज्यादा साक्षरता है वो केरल की है। सबसे ज्यादा साक्षर राज्य कौन सा है, केरल है। कितने परसेंट है साहब, 94% क्या है यहाँ की साक्षरता है। केरल की साक्षरता कितनी है साहब, 94% है। सबसे कम साक्षरता कहाँ की है, ये सबसे ज्यादा साक्षरता है। सबसे कम साक्षरता कहाँ की है साहब, तो कब से सबसे कम साक्षरता है बिहार की। सबसे कम साक्षरता कहाँ की है, बिहार की। 61.8% ही लोग क्या हैं, पढ़े लिखे हैं। सबसे ज्यादा साक्षर लोग कहाँ के हैं, केरल के हैं 94%, और सबसे कम साक्षर लोग बिहार के हैं। अगर दूसरी बात कह रहा है कि यहाँ के लोग साक्षर हैं, यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, तो यहाँ पर शिशु मृत्यु दर सबसे कम पाई गई। केरल में क्या है, शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। शिशु मृत्यु दर क्या है, सबसे कम है। तो दूसरी बात कह रहा है कि ज्यादा शिशु मृत्यु दर कहां है, ज्यादा शिशु मृत्यु दर कहां है, तो आपका आंसर बिहार नहीं होगा। सबसे ज्यादा जो शिशु मृत्यु दर है वो मध्य प्रदेश में है। सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर कहां देखने को मिलेगी, मध्य प्रदेश में। कम पढ़े लिखे लोग हैं, इसका मतलब ये है नहीं कि ज्यादा शिशु मरते होंगे। ये कह रहा है सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु कहां होती है, मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर। सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर कहां देखने को मिलती है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर देखने को मिलती है। दूसरी बात समझेंगे, दूसरी बात क्या कह रहा है साहब, दूसरी बात ये कह रहा है कि अगर हम बात करें जनसंख्या घनत्व की, अगर बात करें जनसंख्या घनत्व की, जनसंख्या घनत्व की बात करें और वो भी बात करें राज्यों की, तो कह रहा है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहां पाया जाएगा और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां पाया जाएगा। तो कह रहा है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है बिहार में, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व देखने को मिलेगा। ये तो राज्य है। अगर यूटी की बात कर दे तो यूटी में कहेगा कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहां है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां है। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर घनी बसी हुई है, तो आपका नाम है दिल्ली। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहां है, दिल्ली। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां पर है, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में क्या है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। यहां तक तो कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, यहां तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे जाना, आगे क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये कह रहा है कि अगर हम जनगणना कर ली है तो ये देखें कि जो हिंदू हैं, इन हिंदू धर्म की आबादी कितनी है। तो कह रहा है हिंदू धर्म की जो आबादी है वो 79.8% है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है मुस्लिम। मुस्लिम की जो आबादी है वो 14.2% है। इसके बाद दूसरे नंबर पर, तीसरे पर है ईसाई। ईसाई की जो आबादी है वो 2.3% है। इसके बाद जो नंबर है वो है सिख। सिख की आबादी 1.7% है। इसके बाद है बौद्ध। इन बौद्ध की आबादी 0.7% है। इसके बाद है जैन। जैन की आबादी 0.4% है। हिंदू की आबादी इतनी है, मुस्लिम की आबादी इतनी है, ईसाई की, जैन की, बौद्ध की और इनकी आबादी इतनी है। अगर बात करें कि इनका रेशियो निकाला जाए, अगर
इनका रेशियो निकाला जाए तब कैसे निकाल पाएंगे? अगर इनका रेशियो निकाला जाए तो कैसे निकाला जाएगा? तो पहले बताया गया कि जो हिंदू है अनुपात क्या है? मुस्लिम है, के बाद ईसाई है, के बाद सिख है। तो इनका अनुपात क्या है? तो इनका अनुपात है 28 अनुपात 4 अनुपात 2 अनुपात 1। ये किस अनुपात में देखने को मिलेंगे? 28 4 2 1 के अनुपात में देखने को मिलेंगे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और सिख। यहां तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आपको कोई यहां तक समस्या दिख रही है। वैसे आपकी समस्या होनी नहीं चाहिए क्योंकि पढ़ाते ही इतना है तो आपको समस्या होगी ही नहीं। आगे क्या बताया गया? आगे ये बताया गया कि जो साक्षरता की आप बात कर रहे थे, साक्षरता की बात आप कर रहे थे, इस साक्षरता में क्या कहने की कोशिश कर रहा है? ये कहने की कोशिश कर रहा है कि सबसे ज्यादा साक्षरता कहां देखने को मिली साहब? तो आपने बताया केरल में देखने को मिली। कितनी साहब? 94%। दूसरे नंबर पर कहां मिलेगी? मिजोरम में। कितना साहब? 91.4%। सबसे कम साक्षरता कहां देखने को मिली है साहब? तो कह रहा है सबसे कम साक्षरता देखने को मिली है बिहार में। कितना साहब? 61.6%। इससे थोड़ी सी ज्यादा कहां देखने को मिलेगी? अरुणाचल प्रदेश में। कितनी साहब? 65.3%। 65.3% के आसपास कहां देखने को मिलेगी? अरुणाचल प्रदेश में साक्षरता देखने को मिलेगी। लेकिन दूसरी बात कह रहा है, ये कह रहा है कि जो महिला है और जो पुरुष है, महिला पुरुष की जो साक्षरता है, महिला पुरुष की जो साक्षरता है, इस साक्षरता में कह रहा है कि सबसे ज्यादा पुरुष कहां के पढ़े लिखे हैं? जो मेल हैं वो सर्वाधिक साक्षर कहां के हैं? तो आपका आंसर है केरल। सबसे कम साक्षर कहां के हैं? मेल जो हैं वो सबसे कम साक्षर कहां के हैं? बिहार के। दूसरी बात कह रहा है कि जो फीमेल है, फीमेल के बारे में बता रहा है सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कहां की है? केरल की। सबसे कम पढ़ी लिखी कहां की फीमेल है? अरुणाचल प्रदेश की। फिर बिहार ऑप्शन में नहीं है, फिर क्या है साहब? अरुणाचल प्रदेश आपका आंसर रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपसे फिर पूछेगा और ये कहेगा कि साक्षरता देख ली, महिला पुरुष की देख ली, अब ये कह रहा है कि महिला पुरुष की साक्षरता में सबसे ज्यादा जो अंतर है वो किस राज्य में है? ये कह रहा है कि जो महिला है, महिला और पुरुष की साक्षरता में सर्वाधिक अंतर कहां देखने को मिलेगा साहब? राजस्थान में। सर्वाधिक जो अंतर है वो कहां है? राजस्थान में। ये कह रहा है राजस्थान के जो मेल हैं वो 79.2% पढ़े लिखे हैं और जो फीमेल हैं वो 52.1% पढ़ी लिखी हैं। तो ये कह रहा है यहां पर इन दोनों के बीच जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो 27.1% का देखने को मिलता है, जो सबसे ज्यादा अन्य राज्यों की अपेक्षा सबसे ज्यादा डिफरेंस है महिला और पुरुष की साक्षरता में। महिला और पुरुष की साक्षरता में सर्वाधिक अंतर कहां है? राजस्थान में देखने को मिला है। पुरुष की साक्षरता कितनी है साहब? 79.2% है और फीमेल की साक्षरता 52.1% के आसपास क्या है? साक्षरता है। और अंतर कितना हो गया है साहब? तो अंतर हो गया है 27.1% का। 27.1% का क्या है साहब? अंतर देखने को मिलता है, अंतर देखने को मिलता है। इसके बाद क्या बताएगा? इसके बाद आगे और जाने, इसके बाद आगे और जाना है।
इसके बाद जाने क्या बताया गया, इसके बाद बताया गया, ये कहा गया कि भारत में सर्वाधिक जो एससी है, एससी मतलब क्या है, अनुसूचित जाति, एससी है, वो कहां रहती है साहब, उत्तर प्रदेश में रहती है। लेकिन दूसरी बात कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक एससी का प्रतिशत कहां पर है, तो पंजाब में। ये कह रहा है कि टोटल एससी की संख्या कितनी है भारत में, तो 20 करोड़ है। भारत में जो एससी जाति रहती है वो कितनी रहती है साहब, 20 करोड़ रहती है। तो एसटी की भी तो बात की जाए तो कह रहा है कि भारत में जो एसटी है, अनुसूचित जनजाति, इस अनुसूचित जनजाति की जो संख्या है वो 10 करोड़ है। और कह रहा है कि जो अनुसूचित जनजाति है ये सर्वाधिक कहां पाई जाएगी और प्रतिशत में कहां पाई जाएगी, तो दोनों का आंसर मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक और प्रतिशत में कहां पाई जाएगी, तो दोनों का आंसर क्या है, मध्य प्रदेश है। दूसरी बात क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये कह रहा है कि आपने एक संस्था का नाम सुना होगा, इसका नाम है यूएनओ। आपने एक संस्था का नाम सुना होगा यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। ये कह रहा है कि इस संस्था में 193 देश क्या है, सदस्य हैं। अगर 193 देश किसी एक दिन ही एक तिथि को कोई भी उत्सव मना रहे हैं या दिवस मना रहे हैं तो वो कहला रहा है अंतर्राष्ट्रीय दिवस। यानी कि 193 एक साथ मनाएंगे तो वो क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अगर 93 से कम मनाएंगे, 193 से माइनस मनाएंगे तो वो क्या होगा, विश्व दिवस। और किसी देश के स्तर पर मनाया जाएगा तो वो होगा राष्ट्रीय दिवस। तो जनसंख्या के लिए क्या मनाया जाता है साहब, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ये कह रहा है कि जो 11 जुलाई है, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। अब ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय और विश्व और राष्ट्रीय दिवस में क्या अंतर है। हम स्पष्ट कर पाएंगे कि यूएनओ के जो जितने सदस्य हैं वो एक साथ मना रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय है, 193 से कुछ कम मना रहे हैं, 92 भी मना रहे हैं तो वो विश्व है, और किसी देश के स्तर पर मनाया जा रहा है तो वो राष्ट्रीय है। यानी कि जो 11 जुलाई है वो 192 देश मनाते हैं तो ये विश्व पर क्या है, विश्व जनसंख्या दिवस है। यहां तक तो आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, यहां तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यहां तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।